किया जाता है। तो ये तीन तत्व शामिल हो गए हैं, दिशा, मैनेज चेंज और क्रिया। ये शिक्षण के अंदर ये तीनों के तीनों समाहित हैं। भाषा कौशल के अंदर यदि हम बात करें, जैसे ही आपका पाठ्यक्रम का टॉपिक आता है भाषा कौशल, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, चारों कौशलों का क्रम आपको याद रखना है, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। और ये जो चारों कौशल हैं LSRW, इसी रूप में याद रखना है। एक प्रश्न 100% ये बनेगा, पहला कौशल कौन सा है, दूसरा कौशल कौन सा है, तीसरा कौशल कौन सा है, चौथा कौशल कौन सा है। एक प्रश्न यहां से बन सकता है। सबसे कठिन कौशल आपको मैंने बताया लेखन कौशल है, जबकि सबसे सरल कौशल श्रवण कौशल है, और यही सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है। ये सारे कौशल अंतः संबद्ध और परस्पर आश्रित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी ये चारों के चारों कौशल हैं। ये इस जो आपके सामने इंडेक्स आ रहा है, इस इंडेक्स से आपका जो ये चारों कौशलों से संबंधित 2-3 प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे उनको आप क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास देख लीजिएगा, इधर वाले दोनों श्रवण और पठन ग्रहण से जुड़े हुए हैं, जबकि भाषण और लेखन ये अभिव्यक्ति से जुड़े हुए हैं। ऊपर वाले दोनों श्रवण और भाषण ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जबकि पठन और लेखन लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। जो ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं वो अमूर्त कौशल भी कहलाते हैं, जो लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं वो मूर्त कौशल भी कहलाते हैं। अमूर्त का मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, और मूर्त का मतलब जिसका कोई विशेष आकार हो। अब यदि आप साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं या फिर आप सामान्य नॉलेज जिसको रीजनिंग कहते हैं वो रखते हैं, तो यहां पर अनेक प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अमूर्त कौशल श्रवण और भाषण, अमूर्त कौशल जो ग्रहण से जुड़ा हुआ है श्रवण, अमूर्त कौशल जो ध्वनि से जुड़ा हुआ है श्रवण, अमूर्त कौशल जो अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है भाषण, अमूर्त कौशल जो ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ है भाषण इत्यादि। यहां पर यह ध्यान रखें, विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और विभिन्न परीक्षाओं के अंदर आपके जो टेस्ट हुए हैं मैंने इनकी मिक्सिंग करके विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी बनाए हैं। ये इधर वाले जो दोनों हैं ये हमारी बुद्धि के लिए इनपुट हैं, जबकि इधर वाले जो दोनों हैं ये हमारी बुद्धि के लिए आउटपुट हैं। हम मतलब हमारी बुद्धि में निवेश और निर्गत, आगत निर्गत। निवेश तो हो गया श्रवण और पठन के माध्यम से, और निर्गत जो हुआ वो भाषण और लेखन के माध्यम से। इन सब का उद्देश्य भी आपको पता होगा। श्रवण का मतलब है सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, यह उद्देश्य हो जाता है, जबकि भाषण का मुख्य उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति हो जाता है। इधर आ जाइए, पठन का मुख्य उद्देश्य पढ़कर के अर्थ का ग्रहण करना है, जबकि लेखन का मुख्य उद्देश्य लिखित रूप में अभिव्यक्ति है। ये एकमात्र इंडेक्स आपके विभिन्न प्रश्नों को हल करने का जो कार्य है वो करेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहां पर विशेष तौर पर इस डायग्राम को अच्छे से आपको समझना है। अब ये प्रत्येक कौशल के अंदर ये जो बातें जुड़ी ना, उन सबको लेकर के श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है सुनकर के अर्थ का ग्रहण करना। अब देखो, सभी दृष्टिकोण से पहला कौशल है, इसलिए इसको प्राथमिक लक्षित अधिगम विशेष भी कहा जाता है, प्राथमिक कौशल भी कहा जाता है। अब देखो, ध्वनि से जुड़ा ग्रहण कौशल, शब्दों को जोड़ रहे हैं, अमूर्त ग्रहण कौशल, सबसे महत्वपूर्ण और सरल कौशल। ये सारे कोई सा भी शब्द देकर के अभी 6 प्रश्न बन गए, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। और श्रवण कौशल का जो मुख्य साधन है आप सभी को पता है, गुरुमुख। गुरुमुख को सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना जाता है श्रवण कौशल से संबंधित। इसी प्रकार से दूसरा कौशल है भाषण। भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति होता है। अब जैसे उधर प्राथमिक था, यह द्वितीयक हो गया, सेकेंडरी हो गया। द्वितीयक लक्षित अधिगम विशेष, ये वो प्राथमिक था, यह द्वितीयक लक्षित अधिगम विशेष हो गया, दूसरा कौशल हो गया। अब वही बातें जोड़ दिया, ध्वनि से जुड़ा अभिव्यक्ति कौशल है, अभिव्यक्ति से जुड़ा प्राथमिक कौशल। अब देखो, अभिव्यक्ति में दो ही है ना, कौन कौन से, भाषण और लेखन। अब उन दोनों में से पहला कौन सा है, भाषण, इसलिए अभिव्यक्ति से जुड़ा प्राथमिक कौशल। वैसे तो प्राथमिक कौशल श्रवण था,
लेकिन अभिव्यक्ति से जुड़ा प्राथमिक कौशल आप भाषण कौशल को कहेंगे। अमूर्त है क्योंकि ध्वनि रूप में है, अमूर्त अभिव्यक्ति कौशल कह सकते हैं। यहां पर उच्चारण का महत्वपूर्ण स्थान है और अनुकरण और अभ्यास के माध्यम से इस भाषण कौशल का जो विकास है या भाषण कौशल के अंदर मुख्य तत्व है उसको हम यहां पर स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए ये दूसरा शीर्षक है, उसको आप देख सकते हैं। भाषण कौशल के विकास के लिए संभाषण, कथा कथन, चित्र पठन, नाटकों का अभिनय इत्यादि साधन हो सकते हैं। लेकिन यहां पर परीक्षा में जो पूछने योग्य बात है, उच्चारण में आपको किन किन का मात्रा, लय, बल, बल का मतलब होता है उच्चारण स्थान और प्रयत्न, विराम, विराम और यति का मतलब बीच में रुकने का कार्य या विश्राम का कार्य, गति, शक्ति, स्वरों का उतार चढ़ाव, स्पष्ट अभिव्यक्ति, ये सारे के सारे भाषण कौशल और उच्चारण शिक्षण दोनों से जोड़ सकते हैं। भाषण कौशल और उच्चारण शिक्षण इन दोनों से इनको जोड़ा जा सकता है। भाषण कौशल के प्रसंग में इन चीजों का ध्यान रखें। यहीं पर वाणी के 4 भेद मैंने बताए। यहां पर वाणी के 4 भेद, परा, पश्यंती, मध्यमा, वेखरी। हमारा जो स्वर तंत्र है इसको लेकर के अभी तक प्रश्न नहीं आया, तो पूरी संभावना है अब की बार यहां से पूछा जाए, प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारी जो मूल उत्पत्ति स्थल है वो परा है। परा के पश्यंती हृदय में, मध्यम और कंठ में आकर के जब मुख में आकर के बिखर जाती है तो उसको वेखरी। ये 4 अवस्थाएं हैं वाणी को लेकर के, परा, पश्यंती, मध्यमा, वेखरी। इनके बारे में विस्तार से हम सबको बता चुके हैं। कमेंट्स की बजाय पढ़ने के ऊपर ध्यान दें। तीसरा कौशल है पठन कौशल। पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य पढ़कर के अर्थ का ग्रहण करना है। पठित्वा अर्थ ग्रहणम, संकेत रूपी लिपि को ध्वनि रूप में जानना। पठन के अंदर ध्वनि रूप देने की कोशिश सामान्य तौर पर की जाती है। मौन पठन के अलावा सभी जगह ध्वनि रूप देने की बात की जाती है। यह तीसरा कौशल है। और लिपि से जुड़ा हुआ ग्रहण कौशल है। लिपि से ग्रहण और अभिव्यक्ति हो गया लेखन, तो ग्रहण कौशल हुआ। मूर्त ग्रहण कौशल है, नीचे वाले दोनों कौशल मूर्त हैं और उसमें से ग्रहण से जुड़ा हुआ है। और लिपि के दृष्टिकोण से पहला कौशल है, क्योंकि लिपि के दृष्टिकोण से 2 ही कौशल हैं, एक तो है पठन और एक लेखन। उन दोनों में से पहले कौन सा आया? पठन कौशल आया। उस आधार पर और ध्यान रखना, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ कौशल की बात आए ना, कोई भी पढ़े हुए चीज का अर्थ आना जरूरी है। अर्थ कौशल की बात आ जाए तो अर्थ कौशल पठन कौशल से ही जुड़ा हुआ है। और यहां पर लिपि का महत्व माना जाता है। लेखन के दौरान या उसको पठन के दौरान लिपि किस रूप में है, ध्यान रखना। भाषा और लिपि अलग अलग होती है। जैसे ये मान लेते हैं संस्कृत या हिंदी भाषा है, भाषा तो हिंदी है या संस्कृत है, और लिपि ये देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी जो हम लिखते हैं ना ABCD, ये रोमन लिपि है। ये लिपि अलग है और भाषा अलग है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर संकेतों की बात होती है, लेकिन लिपि को कहा जाता है। अब ये जो पठन कौशल के अंदर ये जो पठन है ये 2 प्रकार का हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, एक पठन होगा ध्वनि रूप में और एक पठन होगा मौन रूप में। जो ध्वनि रूप में पठन होगा उसके अंदर आदर्श वाचन होगा। सबसे पहले गुरुजी के द्वारा किया जाता है। आदर्श वाचन के अंदर शब्दों का जो मौलिक स्वरूप है उसको ध्यान में रखा जाता है। आदर्श वाचन के दौरान सभी छात्रों को कक्षा में शांति के लिए कहा जाना चाहिए। आदर्श वाचन के बाद में वाचन होता है, वो होता है अनुवाचन। कई पुस्तकों में अनुवाचन और अनुकरण वाचन का भेद नहीं है, कई विद्वान भी नहीं मानते, लेकिन कुछ जगह इनका भेद मिलता है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग कर दिया। फर्क इतना सा है, अनुवाचन में एक लाइन या एक शब्द गुरुजी बोल रहे हैं, हाथों हाथ छात्र बोल रहा है, तो यह कहलाएगा अनुवाचन। और गुरुजी ने बोलना बंद कर दिया और छात्र स्वयं बोल रहा है, तो यह कहलाएगा अनुकरण वाचन। मतलब यह हुआ, अनुवाचन में बोलेंगे तो छात्र ही, लेकिन नेतृत्व शिक्षक का है, और अनुकरण वाचन में नेतृत्व भी छात्रों का है और बोलेंगे भी छात्र। ठीक है, और ध्यान रखना इन दोनों को पश्चाद वाचन कहा जाता है। पश्चाद का मतलब हुआ बाद में, आदर्श वाचन के पश्चात। पश्चात का मतलब यहां पर किसके पश्चात की बात कर रहे हैं? आदर्श वाचन के पश्चात की। आप में से कई लोग कहते हैं समवेत वाचन भी तो बाद में हुआ था, मौन वाचन भी तो बाद में होता है, लेकिन उनको पश्चात वाचन नहीं कहते।
पश्चात वाचन का मतलब यहां पे आदर्श वाचन के जस्ट बाद में किया जाने वाला वाचन मात्र है। तो यहां पर अनुवाचन और अनुकरण वाचन आदर्श वाचन के जस्ट बाद में किए जाते हैं, इसलिए इन दोनों को ही हम पश्चात वाचन कह सकते हैं। इन दोनों का नामकरण यहां पर दिया जा सकता है। समवेत वाचन सामूहिक रूप से वाचन होता है। विशेष तौर पर जो पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण है, उस कविता या पद्य शिक्षण के दौरान जब पाठ को पढ़ा लिया गया, समझा दिया गया, सारे काम हो गए, अंत में जाकर के जब सभी बालकों को एक साथ या फिर गुरुजी भी उसमें शामिल हो जाएं, जो सामूहिक रूप से वाचन किया जाता है उसी को समवेत वाचन कहा जाता है। ध्यान रखना, वाचन और पठन बात एक ही है। बांचना, देसी भाषा में बोलते ना अखबार बांच रहा है, तो वो बांचना अर्थात वाचन है ना, वाचन का मतलब पठन है। कई लोग इसमें गलत कर लेते हैं कि भाषण से जोड़ लेते हैं, भाषण नहीं है, वाचन का मतलब पठन से है। एक है मौन पठन, जिसके अंदर विशेष तौर पर गद्य के दौरान काम आता है, विषय के अवगमन के लिए, विषय को समझने के लिए मौन वाचन की बात आती है कि जो ध्वनि रहित पठन होता है। इधर तो सस्वर वाचन में तो स्वर यंत्र या मुख का उपयोग होगा, लेकिन उधर मुख का उपयोग नहीं होगा। एक यहां पर एक शब्द आप अलग से याद रखें, ऐसा मौन वाचन जिसमें ध्वनि तो नहीं आ रही, जिसमें ध्वनि तो नहीं आ रही, ध्वनि तो नहीं आ रही, लेकिन ओष्ठ हिल रहे हों, ध्वनि नहीं आ रही हो लेकिन ओष्ठ हिल रहे हों। जैसे आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के जो पंडित जी, जब हम वहां पर कोई भी जैसे जिसको माला फेरना बोलते हैं या फिर कोई भी जाप इत्यादि करते हैं, उसमें कई बार ये होता है कि ध्वनि नहीं आती लेकिन ओष्ठ का संचालन होता रहता है। उसी को हम जो उपांशु कहेंगे, उसी को हम उपांशु का प्रसंग रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मौन वाचन को हमने 3 भागों में बांटा, सामान्य वाचन, गंभीर वाचन, गंभीर मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन। कई लोग सामान्य मौन वाचन को स्वीकार नहीं करते, इसका भेद अलग अलग रूप में माना गया है। अब आते हैं पठन कौशल से जुड़ी हुई विधियां। सबसे महत्वपूर्ण तौर पर सबसे पहले अक्षर का ज्ञान होगा, एक एक वर्ण का ज्ञान होगा। इस विधि को अक्षर विधि, वर्णबोध विधि, वर्ण समाम्नाय, वर्णमाला, वर्णोच्चारण, पठन के दौरान एक एक अक्षर को पढ़ाया जाएगा, फिर अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाए जाएंगे, इसीलिए इसको शब्द विधि, शब्द शिक्षण विधि, पद पद्धति या फिर चित्र विधि, चित्र विधि इसलिए कहा जाता है, यहां पर चित्रों को देख करके एक पूरे के पूरे पद का ज्ञान होता है, इसलिए इसको हम चित्र विधि के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। एक विधि है वाक्य विधि, अनेक शब्दों को मिलाकर के जब हमारे वाक्य बन जाएं तो उसी को वाक्य विधि कहा जाता है। वाक्य पद्धति या वाक्य गठन विधि भी उसका नामकरण किया जा सकता है। जब अनेक वाक्य बन जाएंगे तो गद्यांश या कथा बन जाएगी, उसके माध्यम से जैसे अखबार इत्यादि को पढ़ना वो कथा पद्धति में पहुंच जाएगा, और अनुकरण के माध्यम से पढ़ना अनुकरण विधि कहलाएगा। भाषा यंत्र इत्यादि के माध्यम से समान ध्वनि वाले शब्दों को पढ़ना ध्वनि साम्य विधि कहलाएगा, और सामूहिक रूप से पढ़ना यह सामूहिक विधि कहलाएगी। इन सब के बारे में आप परिचित ही हैं। यहां पर पठन शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि जो है वो है वाक्य विधि या वाक्य गठन विधि। उसका रीजन ये है कि भाषा के प्रसंग में अर्थ के दृष्टिकोण से हमारे लिए वाक्य पद्धति को ही सबसे श्रेष्ठ पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाता है। ध्यान रखना, वाचन में अंतिम वाचन पूछ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, सभी वाचनों के अंदर अंतिम वाचन सामूहिक या समवेत वाचन हुआ करता है, क्योंकि आदर्श अनुकरण के बाद में मौन वाचन का नंबर आ जाता है और अंत में समवेत वाचन आ जाता है। चलते हैं आगे। हम पठन कौशल के प्रसंग में जैसे मैंने बताया अर्थबोध कौशल की बात होती है, इसको लेकर के अब की बार प्रश्न बनने की संभावना है। मतलब पढ़ना मात्र कौशल नहीं है, बल्कि अर्थ का ज्ञान करते हुए पढ़ना वही अर्थबोध कौशल कहलाएगा। स्मिथ और कार्लिन ने यहां पर 3 स्तर माने हैं, जो हमारे 3 जो शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उसकी तरह से ये 3 स्तर माने हैं। और यहां पर स्मिथ और कार्लिन के 3 स्तर हैं, जबकि गिलफर्ड, ग्रे और क्लाइमर ने 5 माने हैं और रॉबर्ट और हिलरिच ने 4 माने हैं। नाम मात्र से आप ध्यान रखना, विशेष तौर पर ये जो स्मिथ और कार्लिन है इसको लेकर के प्रश्न बनने की संभावना अब की बार रहेगी।
या फिर सीधे तौर पर यह पूछा जा सकता है कि अर्थ कौशल कौन से कौशल से जो जुड़ा हुआ है। अंतिम कौशल आता है हमारे पास लेखन कौशल। जैसे कि मैंने बताया, लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति, पढ़े हुए की लिखित अभिव्यक्ति है। अपनी बात को लिपि के रूप में संप्रेषित करना मुख्य उद्देश्य के रूप में है। इसी को अंतिम कौशल, चतुर्थ कौशल कहा जा सकता है। लिपि से जुड़ा अभिव्यक्ति कौशल कहा जा सकता है। सबसे कठिन कौशल भी कहा जा सकता है। कठिन इन द सेंस ये ऐसे है कि यहां पर आपको न केवल पढ़ना, एक तरह से देखा जाए सभी कौशलों का मिश्रित स्वरूप भी हो जाता है ये। और यहां पर सबसे ज्यादा काठिन्य रहेगा। आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इन सभी को आराम से काम कर सकते हैं। जब लेकिन बात आती है लिखने की, तो लिखने के प्रसंग में थोड़ा सा काठिन्य हो जाता है, ये ध्यान रखें। बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछे, केवल पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। अब कोई बीच में प्रश्न कमेंट करेगा तो मैं उसको ब्लॉक करवा दूंगा सीधे तौर पर। मूर्त अभिव्यक्ति कौशल है, वर्तनी, मात्रा, चिन्ह इत्यादि का विशेष तौर पर यहां पर महत्व है, यह ध्यान रखें। लेखन कौशल से अभिवृद्धि से जुड़ी हुई विधियां, देख करके लिखने की विधि, किसी भी किताब को देख करके, किसी भी श्यामपट्ट पर लिखे हुए शब्दों को देख करके जो लिखने की विधि है उसको दृष्ट लेखन विधि कहते हैं। मनोवैज्ञानिक जैकार्ट ने इसका अनुसरण किया था, इसलिए इस पद्धति को जैकार्ट पद्धति भी कहा जाता है। और लेखन कौशल की सबसे श्रेष्ठ विधि भी इसको हम मान सकते हैं। दूसरी विधि है श्रुत लेखन विधि, इसमें सुनकर के लिखा जाता है, श्रुति लेख का कार्य होता है। तीसरी है अक्षर स्वरूपानुकरण या रूपरेखानुकरण, जिसको ट्रैकिंग मेथड भी कहा जाता है। जैसे विभिन्न डॉट्स बने हुए हों और उन डॉट्स के माध्यम से यदि वहां पर रूल इत्यादि के माध्यम से लिखवाया जावे तो उसको हम क्या कहेंगे, अक्षर स्वरूपानुकरण या फिर रूपरेखानुकरण कहेंगे। एक स्वतंत्रानुकरण, देखो इसमें भी लिखने का कार्य होता है, लेकिन दोनों में, दृष्ट लेखन में और इसमें क्या फर्क है। दृष्ट लेखन में तो छात्र स्वतंत्र तौर पर लिख रहा होता है, लेकिन स्वतंत्र अनुकरण में क्या होता है, जैसे श्यामपट्ट के ऊपर कोई लाइन लिखी हुई है, गुरुजी ने लिख दिया और उसी के नीचे छात्र लिख रहा है, या फिर कॉपी के अंदर गुरुजी ने एक लाइन लिख दी, जैसे सुलेख लिखते हैं, उसके नीचे छात्र के द्वारा लिखा जाना वो स्वतंत्रानुकरण विधि कहलाएगा। और विभिन्न इंद्रियों का, आंख, नाक, कान इत्यादि के पूरे प्रशिक्षण के ऊपर जोर देना, अंगुलियों को पकड़ करके पढ़ाने के माध्यम से जो लेखन कार्य है वो करवाना, या विभिन्न प्रकार के आकार जो बने हुए हों, खिलौने जैसे आकार जिसमें अल्फाबेट्स हों, उनके माध्यम से अंगुली संचलन का रखना, ये सारा का सारा मोंटेसरी विधि के अंदर हुआ करता है। तो ये लेखन कौशल से जुड़ी हुई बात थी। तो ये चारों कौशल थे। चारों कौशलों को लेकर के कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में